साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय के बीकॉम के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में एक कहानी संकलित है, धूप का एक टुकड़ा। उसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। उनकी कहानी एक अलग ढंग की कहानी है जिस पर मैं आज बातचीत करूंगी। उसकी मूल संवेदना और उसका पाठ भी करूंगी। पाठ करने से पहले मैं इस कहानी के मूल भाव को अपने छात्राओं के लिए यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिससे इस कहानी को पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ जान सके। निर्मल वर्मा की कहानी धूप का एक टुकड़ा अपनी विशिष्ट शैली के दृष्टिकोण से कहा जाए तो बहुत ही बेहतरीन कहानी है और अलग ढंग की कहानी है। कथा को कुछ इस प्रकार से पिरोया गया है कि वह एक नाटक की तरह से दिखाई पड़ती है या प्रतीत होती है। पूरी कहानी में केवल एक नायिका है, जिसका उसमें नाम भी नहीं है, जो अपने एकल संवाद के माध्यम से अपनी कहानी को बयां करती है और एक तरह से अपनी कहानी में, अपने दर्द में, अपने अकेलेपन में हमें बहा के ले जाती है। इस कहानी का देवेंद्र राज अंकुर ने सफल मंचन भी किया था। इस कहानी में धूप हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। नायिका उस एक टुकड़ा धूप के लिए बेंच दर बेंच घूमती है। जैसे जैसे धूप घूमती है वैसे वैसे वह भी धूप के साथ साथ अलग अलग बेंच पर बैठना चाहती है, लेकिन फिर भी उसे वही बेंच सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। उसी पर वो बैठना चाहती है जिसके ऊपर पेड़ की छाया नहीं है, जिस पर पत्ते नहीं गिरते। पेड़ की छाया पुरुष के संरक्षण का प्रतीक है। वह नायिका हर प्रकार के बंधन या छत्र छाया से मुक्त जीवन जीना चाहती है। उस बेंच की एक खासियत और भी है कि उससे गिरजाघर साफ साफ दिखाई पड़ता है। गिरजाघर में होने वाले विवाह और लोगों की आवाजाही देखना, महसूस करना उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसी गिरजाघर में ठीक 15 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। इस कहानी में बिना किसी की परवाह किए नायिका केवल एकालाप में बोलती जाती है, अपनी कहानी बताती जाती है, अपने भावों को पिरोती जाती है, किसी से संवाद नहीं करती, खुद ही सवाल खुद ही जवाब करती है। इस बात की उसे कोई परवाह भी नहीं रहती कि उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रेम में एक बच्चे को लेकर के बैठा है, वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता या सुनता नहीं, उसे कोई परवाह नहीं है। नायिका को कोई भी परवाह नहीं है इस बात की कि उसकी कोई रुचि नहीं है इस बात में कि कोई उसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। आधुनिक भावबोध की इस कहानी में नायिका अपनी निजता की सारी विडंबनाओं के साथ मौजूद है। यहाँ संवाद ही समूह का प्रतीक है। सामूहिकता यहाँ अपदस्थ हो चुकी है। नायिका बिना किसी की परवाह किए अपने जीवन की परतें खोलती जाती है। इसी प्रयास में हम उसके जीवन की दर्दनाक स्थितियों से और उसके अकेलेपन की विडंबनाओं से सहसा ही जुड़ जाते हैं और हमें बहुत सारी जानकारी उसके बारे में हो जाती है। नायिका का बार बार बेंच बदलना उसके बदलते जीवन का प्रतीक है। उसकी दशा विवाह के बाद पल पल बदलती रही है। धूप का एक टुकड़ा उसके सुखद एहसास के वे पल भी हैं जिसमें उसका जीवन परिपूर्ण था। उसकी शादी उसी गिरजाघर में हुई थी जो उस बेंच से साफ दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार आज भी वर वधू को देखने के लिए भीड़ जमा होती है, उसी प्रकार उसकी शादी पर भी भीड़ जमा हुई थी। सब उसकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। कहानी की नायिका अजनबीपन के एहसास से ग्रसित है। जन्म के बारे में, विवाह के बारे में, मृत्यु के बारे में उसके विचार अलग हैं, उसका नजरिया अलग है सोचने का। कहानी की नायिका की समस्या यह है कि वह अपने अकेलेपन को स्वीकार तो कर चुकी है, पर अकेलेपन की उसे आदत नहीं हुई है। इसलिए बार बार अपने कमरे से बाहर निकलकर पार्क की बेंच पर आकर बैठ जाती है। घर उसे काटने को दौड़ता है, या यूं कहें कि वह अजीब द्वंद्व में है। अकेले और बंधन मुक्त पुरुष के आधिपत्य से वह दूर हो जाना चाहती है, पर उसे अकेले रहने की आदत नहीं पड़ी है। इसे वह अपना दुर्भाग्य मानती है। यही है शहरी मध्यम वर्गीय व्यक्ति के अकेलेपन की विडंबना, जिसे नायिका इस कहानी में व्यंजित कर पाने में सफल हो जाती है। बोलते बोलते नायिका प्रेम में लेटे हुए बच्चे को देखने के लिए उत्सुकता से झांकती है और उसको देखना चाहती है। उसे लगता है कि जीवन की सारी मूल्यहीनताओं के बावजूद बच्चा एकमात्र असंदिग्ध और मूल्यवान है जिसे अपनाया जा सकता है। वही एक ऐसा प्राणी है जिसे हम अपना सकते हैं,
इस कहानी में नायिका के दाम्पत्य जीवन के टूटने का कोई खास कारण या ठोस कोई वजह नहीं दी गई, लेकिन निर्मल वर्मा की इस नायिका के कथन में पुरुषों के एकाधिकार की भावना की अधिकता का भाव हमें दिखाई पड़ता है। अर्थात स्त्रियों को लेकर के पुरुष पॉजेसिव होते हैं, जिसमें दाम्पत्य जीवन घुटन से भर जाता है। नायिका इस एकाधिकार की पुरुषों की भावना से मुक्ति पा तो चुकी है, पर उसे इस स्थिति से उपजे अकेलेपन को झेलना नहीं आता। पॉजेसिवनेस की समस्या यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है कहानी में, जिसमें नायिका कहती है, यह आपको अजीब नहीं लगता कि जब हम किसी व्यक्ति को बहुत चाहने लगते हैं तो न केवल वर्तमान में उसके साथ रहना चाहते हैं, बल्कि उसके उस अतीत को भी निगलना चाहते हैं जब वह हमारे साथ नहीं था। तो इस प्रकार से कहानी बहुत कुछ कहती है। तो आइए इस कहानी का पाठ करती हूँ आपके सामने, और इस कहानी के पाठ के माध्यम से आप इस कहानी को समझ सकेंगे और इस नायिका के उस दर्द से, उस विडंबना से रूबरू हो सकेंगे। कहानी शुरू होती है नायिका के एकालाप से। क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? नहीं, आप उठिए नहीं, मेरे लिए ये कोना ही काफी है। आप शायद हैरान होंगे कि मैं दूसरी बेंच पर क्यों नहीं जाती। इतना बड़ा पार्क, चारों तरफ खाली बेंचें, मैं आपके पास ही क्यों धंसना चाहती हूँ। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, जिस बेंच पर आप बैठे हैं वह मेरी है। जी हाँ, मैं यहाँ रोज बैठती हूँ। नहीं, आप गलत ना समझें, इस बेंच पर मेरा कोई नाम नहीं लिखा। भला म्यूनिसिपैलिटी के बेंच पर नाम कैसा? लोग आते हैं, घड़ी दो घड़ी बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। किसी को याद भी नहीं रहता कि फला दिन फला आदमी यहाँ बैठा था। उसके जाने के बाद बेंच पहले की तरह खाली हो जाती है। कुछ देर बाद कोई नया आगंतुक आकर उस पर बैठता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि उससे पहले वहां कोई स्कूल की बच्ची या अकेली बुढ़िया या नशे में धुत जिप्सी बैठा होगा। नहीं जी, नाम वही लिखे जाते हैं जहां आदमी टिक करके रहे। तभी घरों के नाम होते हैं ना, या फिर कब्रों के। हालांकि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कब्रों के नाम भी ना रहें तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता। कोई जीता जागता आदमी जानबूझकर एक दूसरे की कब्र में घुसना पसंद नहीं करेगा। आप उधर देख रहे हैं, घोड़ा गाड़ी की तरफ। नहीं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। शादी ब्याह के मौकों पर तो लोग अब भी घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो हर रोज देखती हूँ, इसलिए मैंने ये बेंच अपने लिए चुनी है। यहाँ बैठकर आंखें सीधे गिरजे पर जाती हैं। आपको अपनी गर्दन टेढ़ी नहीं करनी पड़ती। बहुत पुराना गिरजा है। इस गिरजे में शादी करवाना बहुत बड़ा गौरव माना जाता है। लोग 8-10 महीने पहले से अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। वैसे सगाई और शादी के बीच इतना लंबा अंतराल ठीक नहीं। कभी कभी बीच में मनमुटाव हो जाता है और ऐन विवाह के मुहूर्त पर वर वधू में से कोई भी दिखाई नहीं देता। उन दिनों वह जगह सुनसान पड़ी रहती है। न कोई भीड़, न कोई घोड़ा गाड़ी, भिखारी भी खाली हाथ लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने सामने वाली बेंच पर एक लड़की को देखा था। अकेली बैठी थी, सूनी आंखों से गिरजे को देख रही थी। पार्क में यही एक मुश्किल है, इतने खुले में सब अपने अपने में बंद बैठे रहते हैं। आप किसी के पास जाकर के सांत्वना के दो शब्द भी नहीं कह सकते। आप दूसरों को देखते हैं, दूसरे आपको। शायद इससे भी कोई तसल्ली मिलती होगी। यही कारण है अकेले कमरे में जब तकलीफ दुश्वार हो जाती है तो अक्सर लोग बाहर चले आते हैं। सड़कों पर, पब्लिक पार्क में, किसी पब में। वहां आपको कोई तसल्ली ना भी दे तो भी आपका दुख एक जगह से मुड़कर दूसरी तरफ करवट ले लेता है। इससे तकलीफ का बोझ कम नहीं होता, लेकिन आप उसे कुली के सामान की तरह एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर रख देते हैं। यह क्या कम राहत की बात है? मैं तो ऐसा ही करती हूँ। सुबह से ही अपने कमरे से बाहर निकल आती हूँ। नहीं नहीं, आप गलत ना समझें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं धूप की खातिर यहाँ आती हूँ। आपने देखा होगा, सारे पार्क में सिर्फ यही एक बेंच है जो पेड़ के नीचे नहीं है। इस बेंच पर एक पत्ता भी नहीं गिरता। पर इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि यहाँ मैं सीधे गिरजे की तरफ देख सकती हूँ। लेकिन ये शायद मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। आप सचमुच सौभाग्यशाली हैं। पहले दिन यहाँ आए और सामने घोड़ा गाड़ी। आप देखते रहिए, कुछ ही देर में गिरजे के सामने छोटी सी भीड़ जमा हो जाएगी। उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो न वर को जानते हैं न वधू को जानते हैं, लेकिन एक झलक पाने के लिए घंटों बाहर खड़े रहते हैं। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ चीजों को देखने की उत्सुकता जीवन भर खत्म नहीं होती।
अब देखिए, आप इस पैराम्बुलेटर के आगे बैठे थे। पहले इच्छा ये हुई कि झांक कर भीतर देखूं क्या है इसमें, जैसे आपका बच्चा औरों से अलग होगा। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, इस उम्र में सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, मुंह में चूसनी दबाए लेटे रहते हैं। फिर भी जब मैं किसी प्रेम के सामने से गुजरती हूँ तो एक बार भीतर झांकने की जबरदस्त इच्छा होती है। मुझे ये सोचकर काफी हैरानी होती है कि जो चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं, उनसे उबने की बजाय आदमी सबसे ज्यादा उन्हीं को देखना क्यों चाहता है। जैसे प्रेम में लेटे बच्चे या नवविवाहित जोड़ों की, या घोड़ा गाड़ी की, या मुर्दों की अर्थी। आपने देखा होगा कि ऐसी चीजों के इर्द गिर्द हमेशा भीड़ जमा हो जाती है। अपना बस हो या ना हो, पांव खुद ब खुद उनके पास खींचे चले जाते हैं। मुझे कभी कभी सोचकर ये अचरज होता है कि जो चीजें हमें अपनी जिंदगी को पकड़ने में मदद देती हैं, वे चीजें हमारी पकड़ से बाहर है। हम ना उनके बारे में सोच सकते हैं और ना किसी को दूसरे को बता सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपनी जन्म की घड़ी के बारे में कुछ याद कर सकते हैं कि जब आपका जन्म हुआ था तो कैसे महसूस हुआ था आपको? या अपनी मौत के बारे में किसी को कुछ बता सकते हैं? या अपने विवाह के अनुभव को हूबहू अपने भीतर दोहरा सकते हैं? आप हंस रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। कौन ऐसा आदमी है जो अपने विवाह के अनुभव को याद नहीं कर सकता? मैंने सुना है कुछ देश ऐसे हैं जहां जब तक लोग नशे में धुत नहीं हो जाते तब तक विवाह करने का फैसला नहीं करते, और बाद में उन्हें उसके बारे में कुछ याद नहीं रहता। नहीं जी, मेरा मतलब ऐसे अनुभव से नहीं है। मेरा मतलब था, क्या आप उस क्षण को याद कर सकते हैं जब आप एकाएक फैसला कर लेते हैं कि आप अलग न रह करके दूसरे के साथ रहेंगे जिंदगी भर? मेरा मतलब है, क्या आप सही सही उस बिंदु पर उंगली रख सकते हैं जब आप अपने भीतर के अकेलेपन को थोड़ा सा सरका करके किसी दूसरे को वहां आने देते हैं? जी हाँ, उसी तरह जैसे कुछ देर पहले आपने थोड़ा सरक कर मुझे बेंच पर आने दिया था, और अब मैं आपसे ऐसे बातें कर रही हूँ मानो आपको बरसों से जानती हूँ। लीजिए, अब दो चार सिपाही भी गिरजे के सामने खड़े हो गए। अगर इसी तरह भीड़ जमा होती गई तो आने जाने का रास्ता भी रुक जाएगा। आज तो खैर धूप निकली है, लेकिन सर्दी के दिनों में भी लोग ठिठुरते हुए खड़े रहते हैं। मैं तो बरसों से यह देखती आ रही हूँ। कभी कभी तो ये भ्रम होता है कि 15 साल पहले मेरे विवाह के मौके पर जो लोग जमा हुए थे वही लोग आज भी हैं। वही घोड़ा गाड़ी, वही इधर उधर घूमते हुए सिपाही, जैसे इस दौरान कुछ भी नहीं बदला है। जी हाँ, मेरा विवाह भी इसी गिरजे में हुआ था, लेकिन यह मुद्दत पहले की बात है। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि घोड़ा गाड़ी सीधे गिरजे के दरवाजे पर आ सके और ठहर सके। हमें उसे गली के पिछवाड़े पर रोक देना पड़ता था, और मैं अपने पिताजी के साथ पैदल चलकर यहाँ तक आई थी। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे और मेरा दिल धुक धुक कर रहा था कि कहीं सबके सामने मेरा पांव न फिसल पड़े। पता नहीं वे लोग अब कहाँ होंगे जो उस दिन मेरी शादी में आए थे, जो उस रोज भीड़ में खड़े मुझे देख रहे थे। आप क्या सोचते हैं, अगर उनमें से कोई आज मुझे देखे तो क्या पहचान सकेगा कि बेंच पर बैठी ये अकेली औरत वही लड़की है जो सफेद पोशाक में 15 साल पहले गिरजे की तरफ जा रही थी? सच बताइए, क्या पहचान सकेगा? आदमियों की तो बात मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि वह घोड़ा मुझे जरूर पहचान लेगा जो उस दिन हमें खींच कर लाया था। जी हाँ, घोड़ों को देखकर मैं हमेशा हैरान हो जाती हूँ। कभी आपने उनकी आंखों में झांक कर देखा है? लगता है जैसे वे किसी बहुत ही आत्मीय चीज से अलग हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपने अलगाव के आदी नहीं हो पाए। इसलिए वे आदमियों की दुनिया में सबसे अधिक उदास रहते हैं। इसलिए किसी चीज का आदी ना हो पाना, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं है। वे लोग जो आखिर तक आदी नहीं हो पाते, या तो घोड़ों की तरह उदासीन हो जाते हैं, या मेरी तरह धूप के एक टुकड़े की खोज में एक बेंच से दूसरी बेंच पर चक्कर लगाते रहते हैं। क्या कहा आपने? नहीं, आपने शायद मुझे गलत समझ लिया। मेरे कोई बच्चा नहीं, यह मेरा सौभाग्य है। बच्चा होता तो शायद मैं कभी अलग नहीं हो पाती। आपने देखा होगा, आदमी और औरत में प्यार ना भी रहे तो भी बच्चे की खातिर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मेरे साथ कभी ऐसी रुकावट नहीं रही, इस लिहाज से मैं बहुत सुखी हूँ। अगर सुख का मतलब है कि हम अपने अकेलेपन को खुद चुन सकें, लेकिन चुनना एक बात है, आदी हो जाना दूसरी बात है। हम अकेलेपन को चुन तो सकते हैं, लेकिन हम उसके आदी भी हो जाएंगे, ये हमारे वश में नहीं होता। जब शाम को धूप मिटने लगती है तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ।
लेकिन जाने से पहले मैं कुछ देर उस पब में जरूर बैठती हूँ जहां वह मेरी प्रतीक्षा करता था। कभी जानते हैं उस पब का नाम? बोनापार्ट। जी हाँ, कहते हैं जब नेपोलियन पहली बार इस शहर में आया था तो उस पब में बैठा था, लेकिन उन दिनों मुझे इसका कुछ पता नहीं था। जब पहली बार उसने मुझसे कहा था कि हम बोनापार्ट के सामने मिलेंगे, तो मैं सारी शाम शहर के दूसरे सिरे पर खड़ी रही जहां नेपोलियन घोड़े पर बैठा है। आपने कभी अपनी पहली डेट इस तरह गुजारी है कि आप सारी शाम पब के सामने खड़े रहे और आपके मंगेतर पब्लिक स्टैच्यू के नीचे? बाद में जो उसका शौक था वह मेरी आदत बन गई। हम दोनों हर शाम कभी उस जगह जाते जहां मुझे मिलने से पहले वह बैठता था, या उस शहर के उन इलाकों में घूमने निकल जाते जहां मैंने बचपन गुजारा था। क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि जब हम किसी व्यक्ति को बहुत चाहने लगते हैं तो न केवल वर्तमान में उसके साथ रहना चाहते हैं, बल्कि उसके अतीत को भी निगलना चाहते हैं जब वह हमारे साथ नहीं था? हम इतने लालची और ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि हमें यह सोचना भी असहनीय लगता है कि कभी ऐसा समय रहा होगा जब वह हमारे बगैर जीता होगा, प्यार करता था, सोता था, जागता था। फिर अगर कुछ साल उसी एक आदमी के साथ गुजार दें तो यह कहना भी असंभव हो जाता है कि कौन सी आदत आपकी अपनी है, कौन सी आपने दूसरे से चुराई है। जी हाँ, ताश के पत्तों की तरह वे इस तरह आपस में घुल मिल जाते हैं कि आप किसी एक पत्ते को उठाकर कह नहीं सकते कि ये पत्ता मेरा है और वह पत्ता उसका है। देखिए, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मरने से पहले हम में से हर एक को ये छूट मिलनी चाहिए कि हम अपनी चीर फाड़ खुद कर सकें, अपने अतीत की तहों को प्याज के छिलकों की तरह एक एक करके उतारते जाएं। आपको हैरानी होगी कि सब लोग अपना अपना हिस्सा लेने आ पहुंचेंगे। माँ, बाप, दोस्त, पति, सारे छिलके दूसरों के। आखिर की सूखी डंठल आपके हाथ में रह जाएगी तो किसी काम की नहीं, जिसे मृत्यु के बाद जला दिया जाता है या मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि हर आदमी अकेला मरता है। मैं यह नहीं मानती। वह उन सब लोगों के साथ मरता है जो उसके भीतर थे, जिनसे वह लड़ता था, प्रेम करता था। वह अपने भीतर पूरी एक दुनिया लेकर जाता है। इसलिए हमें दूसरों के मरने पर जो दुख होता है वह थोड़ा बहुत स्वार्थी किस्म का दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है कि इसके साथ हमारा एक हिस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अरे देखिए, वह जाग गया। जरा पैराम्बुलेटर हिलाइए, धीरे धीरे हिलाते जाइए, अपने आप चुप हो जाएगा। मुंह में चूसनी इस तरह दबाकर लेटा है जैसे छोटा मोटा सिगार हो। देखिए कैसे ऊपर बादलों की तरफ टुकुर टुकुर ताक रहा है। मैं जब छोटी थी तब लकड़ी लेकर बादलों की तरफ इस तरह घुमाती थी जैसे वे मेरे इशारों पर ही आकाश में चल रहे हों। आप क्या सोचते हैं, बच्चे इस उम्र में जो कुछ देखते हैं या सुनते हैं वह क्या बाद में उन्हें याद रहता है? रहता जरूर होगा, कोई आवाज, कोई झलक, कोई आहट, जिसे बड़े होकर के हम उम्र के जाले में खो देते हैं। लेकिन किसी अनजाने मौके पर जरा सा इशारा पाते ही हमें लगता है कि इस आवाज को कहीं हमने सुना है। यह घटना या ऐसी कोई घटना पहले कभी हुई थी, और फिर उसके साथ साथ बहुत सी चीजें अपने आप खुलने लगती हैं जो हमारे भीतर अरसे से जमा थी, लेकिन रोजमर्रा की दौड़ धूप में जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन वे वहां घात लगाए कोने में खड़ी रहती हैं, मौके की तलाश में। और फिर किसी घड़ी सड़क पर चलते हुए या ट्राम की प्रतीक्षा करते हुए या रात को सोने और जागने के बीच वे अचानक आपको पकड़ लेती हैं। और तब आप कितना ही हाथ पांव क्यों न मारे, कितना ही क्यों न छटपटा रहे हो, वे आपको छोड़ती नहीं। मेरे साथ एक रात ऐसे ही हुआ था। हम दोनों सो रहे थे और तब मुझे एक अजीब सा खटका सुनाई पड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मैं अपने अकेले कमरे में हड़बड़ाकर उठ जाती थी और सहसा ये भ्रम होता था कि दूसरे कमरे में माँ और बाबू नहीं हैं। और मुझे लगता था कि मैं कभी उन्हें नहीं देख पाऊंगी, और तब मैं चीखने लगती थी। लेकिन उस रात मैं चीखी चिल्लाई नहीं। मैं बिस्तर से उठकर देहरी तक आई, दरवाजा खोलकर बाहर झांका, बाहर कोई नहीं था। वापस लौटकर उसकी तरफ देखा, वह दीवार की तरफ मुंह मोड़कर सो रहा था, अर्थात उसका पति। वह हर रात सोता था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तब मुझे पता चला कि वह खटका कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर हुआ था। नहीं, मेरे भीतर भी नहीं, अंधेरे में एक चमगादड़ की तरह वह मुझे छूता हुआ निकल गया था। न बाहर न भीतर,
फिर भी चारों तरफ फड़फड़ाता हुआ मैं पलंग पर आकर बैठ गई जहां मैं लेटा था और उसे देखने लगी। उसे देखना और छूना जो एक जमाने में मुझे तसल्ली देने का कारण हुआ करता था, मुझे यह अजीब सा लगा कि मैं उसे छू रही हूँ और मेरे हाथ खाली के खाली वापस लौट जाते हैं। बरसों पहले की गूंज जो उसके अंगों से निकलकर मेरी आत्मा में बस जाती थी अब कहीं नहीं थी। मैं उसी तरह उसकी देह को टोह रही थी जैसे कुछ लोग पुराने खंडहरों पर अपने नाम खोजते हैं जो मुद्दत पहले उन्होंने दीवारों पर लिखे थे, लेकिन मेरा नाम वहां कहीं नहीं था। कुछ और निशान थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जिनका मुझसे दूर तक कभी वास्ता नहीं था। मैं रात भर उसके सराहने बैठी रही और मेरे हाथ मुर्दा होकर उसकी देह पर पड़े रहे। मुझे ये भयानक सा लगा कि हम दोनों के बीच जो खालीपन आ गया था वह मैं किसी से कह नहीं सकती थी। जी हाँ, अपने वकील से भी नहीं, जिन्हें मैं अरसे से जानती थी। वे समझे मैं सठिया गई हूँ। कैसा खटका! क्या मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ जाता था? क्या वह मेरे प्रति क्रूर था? जी हाँ, उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और मैं थी कि एक इडियट की तरह उनका मुंह ताकती रही। और तब मुझे पहली बार पता चला कि अलग होने के लिए कोर्ट कचहरी जाना जरूरी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि अपना दुख दूसरों के साथ बांटकर हम हल्के हो जाते हैं। मैं कभी हल्की नहीं होती। नहीं जी, लोग दुख नहीं बांटते, सिर्फ फैसला करते हैं कौन दोषी है कौन निर्दोष। मुश्किल तो यह है कि जो व्यक्ति आपकी दुखती रग को सही सही पहचान सकता है उसी से हम अलग हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने मोहल्ले को छोड़कर शहर के इस इलाके में आ गई हूँ जहां मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ मुझे देखकर कोई यह नहीं कहता कि देखो यह औरत अपने पति के साथ 8 वर्ष रही और फिर अलग हो गई। पहले जब कोई इस तरह की बात कहता था तो मैं बीच में सड़क पर खड़ी हो जाती थी। इच्छा होती थी लोगों को पकड़कर शुरू से आखिर तक सब कुछ बता दूं। कैसे हम पहली शाम अलग अलग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते रहे, पब के सामने, मैं मूर्ति के नीचे, कैसे उसने पहली बार मुझे प्रेम किया, कैसे मैंने पहली बार डरते हुए उसके बालों को छुआ। जी हाँ, मुझे यह लगता था कि जब तक मैं उन्हें यह सच नहीं बता दूंगी तब तक उस रात के बारे में कुछ नहीं कह सकूंगी जब पहली बार मेरे भीतर खटका हुआ था। और बरसों बाद ये इच्छा हुई थी कि मैं दूसरे कमरे में भाग जाऊं जहां मेरे माँ बाप सोते थे, लेकिन वह कमरा खाली था। जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े होने का मतलब है कि अगर आप आधी रात को जाग जाएं और कितना ही क्यों ना चीखे चिल्लाएं, दूसरे कमरे से कोई नहीं आएगा, वह हमेशा खाली रहेगा। देखिए, उस रात के बाद मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आती कि भूचाल या बमबारी की खबरें अखबारों में छपती हैं, दूसरे दिन सबको पता चल जाता है। जहां बच्चों का स्कूल था वहां खंडर है, जहां खंडर थे वहां उड़ती हुई धूल है। लेकिन जब लोगों के साथ में ऐसा होता है, उनकी जिंदगी बदलती है, तो किसी को कोई खबर नहीं होती। उस रात के बाद दूसरे दिन से मैं सारे शहर में अकेली घूमती रही और किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब मैं पहली बार इस पार्क में आई थी, इसी बेंच पर बैठी थी जिस पर आप बैठे हैं, और जी हाँ, उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं उसी गिरजे के सामने बैठी हूँ जहाँ मेरा विवाह हुआ था। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी, हमारी घोड़ा गाड़ी सीधे गिरजे के सामने आ सके। हम दोनों पैदल चल करके यहाँ पर आए थे। आप सुन रहे हैं ना, ऑर्गन पर संगीत। देखिए, उन्होंने दरवाजे खोल दिए। संगीत की आवाज यहाँ तक आती है, इसे सुनते ही मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने एक दूसरे को चूमा है, अंगूठियों की अदला बदली की है। बस अब थोड़ी सी देर बाकी है और अभी बाहर निकलने वाले हैं। लोगों में अब इतना चैन कहाँ कि शांति से खड़े रहें। अगर आप जाकर देखना चाहें तो निश्चिंत तो होकर चले जाएं। मैं तो यहाँ बैठी ही हूँ, आपके बच्चे को देखती रहूंगी। क्या कहा आपने? जी हाँ, शाम होने तक यही रहती हूँ, फिर यहाँ सर्दी हो जाती है। दिन भर मैं यह देखती रहती हूँ कि धूप का टुकड़ा किस बेंच पर है, उसी बेंच पर जाकर बैठ जाती हूँ। पार्क का कोई ऐसा कोना नहीं जहां मैं घड़ी आधा घड़ी नहीं बैठती, लेकिन ये बेंच मुझे सबसे अच्छी लगती है। एक तो इस पर पत्ते नहीं झड़ते, और दूसरे, अरे आप जा रहे हैं? तो ये थी कहानी धूप का एक टुकड़ा। एक नए विषय के साथ दोबारा से उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।